एक शाम जब मैं झाड़ू लगा रही थी तब अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। नीलम देख, दुकान पर कोई आया है। मैं अच्छा अम्मी बोलती दुकान पर आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि सामने बिलाल खड़ा था। मैं इसको यहाँ देखकर बुरी तरह डर गई। इसने मेरा हाथ थाम लिया। वो एहसास बहुत अच्छा लगा। मुझे वो फ़ौरन बोल पड़ा, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैं बहुत गलत था। अपनी जान को माफ़ नहीं करोगी। इसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले मैं कुछ कहती, अगले ही पल अम्मी दुकान में आ गई और बिलाल ने झट से मेरा हाथ छोड़ दिया। जी क्या चाहिए आपको? अम्मी से बोला। वो एक दूध का डब्बा, वो बोल क्लाट में बोला, जिस पर मैं अम्मी से नज़र बचाकर मुस्कुरा दी तो वो भी मुस्कुरा दिया। एक बार फिर से हम एक हो गए। वक्त जाता रहा। मेरे स्कूल ख़त्म होने से पहले अब्बू मेरी शादी अपने दोस्त से कर रहे थे, जो अब्बू ही की उम्र का था, काफ़ी पैसे वाला था। जब मुझे पता चला, मैंने अम्मी को बिलाल के बारे में सब बता दिया, जिस पर अम्मी ने मेरी पीठ पर थप्पड़ों और गौसों की बरसात कर डाली। इसके बाद सर पकड़ के बैठ गई। मैंने भी ज़िद कर ली थी, शादी बिलाल से ही करूँगी। अब्बू को अम्मी ने जब बताया तो अब्बू ने भी जूती उतार कर खूब मारा। वो तो छुरी उठा लाए। फिर अम्मी बीच में पड़ी थी। अब्बू ने मुझे लानत देते हुए साफ अल्फाज में बता दिया कि कल शाम तेरा निकाह इस उमर रसीदे बंदे से होगा। और हम सब जानते थे कि अब्बू के फैसले के आगे सब बेबस हैं। इस रात मैं अम्मी की गोद में छुपकर बहुत रोई थी। जब अम्मी सो गई तब बिलाल को मैसेज करके रोते रोते सब कुछ बता दिया, जिस पर वो परेशान होकर रह गया। बोला मैं बात करूं अंकल से, जिस पर मैंने सख्ती से मना कर दिया। इस रात को हम दोनों सारी रात रोते रहे। उसने कहा, नीलम तुम मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने कहा, जान से ज़्यादा। उसने कहा, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, बस चलो मेरे साथ। इस निकाह से बचने के लिए इस वक्त यही रास्ता है। माँ बाप कब तक औलाद से नाराज़ रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। बस इस वक्त मेरा हाथ थाम लो। हमारी मोहब्बत घुट घुट कर मर रही है, इसको बचा लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आधा घंटा दे रहा हूँ, तुम सोच लो। अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊँगा, फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगा। तुम भी इस वक्त को ख्वाब समझकर भुला देना जो हमने साथ गुजार रहे हैं। बिलाल, ये सब कैसे कहा गया? वो पल जो मैंने इसके साथ गुजारे थे, मेरी ज़िंदगी के कीमती पल थे। मैं इनको ख्वाब समझकर नहीं भुला सकती थी। आधे घंटे बाद उसका मैसेज आया, बोलो नीलम। पर मैंने कोई जवाब ना दिया, जिस पर वो मैसेज पर मैसेज करता रहा। मैं पढ़ पढ़ कर आंसू बहाती रही। फिर मैंने भी एक फ़ैसला लिया कि मैं इसके साथ चली जाऊंगी। कितने ख्वाब देखे थे हमने साथ में। अगर अकेले होते तो कब का बाप की इज़्ज़त पर कुर्बान कर देती, मगर इसको नहीं रुला सकती थी जिसने मुझे हंसाया था। और वो रात मेरी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली रात थी, जब मैंने सोई हुई माँ बाप और बहन भाई पर आखिरी नज़र डाली थी। मुझे क्या और घर की दहलीज पार कर दी। वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बिलाल बाइक के साथ खड़ा हुआ था। मुझे लेकर उसने तेज़ी से बाइक चला दी। आज 7 महीने हो चुके थे। बिलाल ने मुझे एक अपार्टमेंट में रखा था। वो किसी मेडिकल का स्टूडेंट नहीं था। उसने मुझसे झूठ कहा था। वो तो मैट्रिक पास था और उसकी एक कम्युनिशन शॉप थी, मगर असल धोखा ये ना था। असल धोखा ये था कि उसको मुझसे निकाह करने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। वो तो सादे का आवारा
था और उसका तो काम ही था लड़कियों को फंसा कर उनका फ़ायदा उठाना। और मैं पागल उसकी मीठी मीठी बातों में आकर ये समझ बैठी थी कि मुझे मेरे ख्वाबों का शहज़ादा मिल गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी हवस बुझाने की खातिर मुसलसल मुझे नोचता रहा था। और अब जब उसका दिल मुझसे भर गया तो हफ्ते की रात को अपने उबाश दोस्तों को भी ले आता और भी दरिंदों की तरह मुझे नोचते। सारा हफ्ता वो मुझे ताला लगाकर इस छोटे से घर, जो एक ही कमरे पर था, जिस जिसमें वो मुझे छोड़कर जाता, खाने का सामान घर में मौजूद होता, वो 2 से 3 दिन बाद आता। मैं इसकी खिदमत करती, खाना बना के देती, कपड़े धोकर इस्त्री करके देती, पैर दबाती। ज़रा सा काम गलत हो जाने पर वो मुझे बेरहमी से पीटता था। आखिर अब्बू भी तो मारते थे, मगर इस बेरहमी से तो आज तक अब्बू ने भी ना मारा था। सोचती हूँ बाप की इस मार में भी कहीं ना कहीं शफ़क़त थी, जिसने मुझे ज़माने की इन ठोकरों से बचा रखा था। मेरे बदन पर नील पड़े रहते थे, मगर बिलाल के लिए मैं एक गोश्त के टुकड़े से बढ़कर और कुछ न थी। यकीन न आता था ये वही मेहरबान है जो मेरा एक आंसू तक बर्दाश्त न करता था। कितने वादे किए थे हमने सब खाक। बहुत दर्द होता था मुझे जब ज़ालिम महबूब की शक्ल में किया जाता था, जो मुझे अपनी इज्जत कहकर करता था, आज किस तरह मुझे अपने दोस्तों में बांट रहा था। आज भी उसके दोस्त आए थे, मगर अब जा चुके थे। मैं रात के बर्तन धो रही थी, उम्मीद से थी ये बच्चा बिलाल का था, मगर वो इस बारे में नहीं जानता था। बिलाल बावर्ची खाने में आ गया, चाय बना के दो मुझे। नीलम अच्छी सी, ज़रा जल्दी में, जो खामोशी से आंसू बहाते अपनी ज़ात के तार तार हो जाने का सोग मना रही थी। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा। आज अरसे बाद मैंने उसकी आंखों में झांका। आखिर यही तो थी वो आंखें जो पूरी दुनिया से अलग, बहुत अपनी सी थी, जो आज इस कदर गैर हो चुकी थी मेरे लिए। पर मैं कुछ बोल ना पाई। मेरी आंखों में शिकवा साफ था। मैं इसमें बेबस अपना कहीं खोया हुआ महबूब ढूंढ रही थी। ना जाने इस पर क्या असर हुआ, वो मुझसे नज़र चुरा गया आज और जल्दी से बाहर निकल गया था। दिल ने कहा इस शख्स के अंदर ही कहीं ना कहीं मेरा बिलाल मौजूद ज़रूर है, पर वो मुझसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन मैं अपनी मोहब्बत से उसे खींच लाऊंगी। बहुत याद आती थी बिलाल की मुझे, हालांकि दिन रात वो मेरी नज़र का सामना होता था, मगर फिर भी वो मेरा बिलाल ना था। मैं उन्हें सोचूं में डूबी चाय बनाकर बिलाल के पास चल दी। पैर दबाओ, वो बोला तो मैं उसके पैर दबाने लगी। वो आंखें बंद करके लेटा था और मैं उसका चेहरा तक के जा रही थी। आज मुझे अंदाज़ा हुआ था कि औरत की मोहब्बत बहुत मजबूत होती है। बिलाल ने मुझे इस कदर नफ़रत दी, फिर भी मुझे इस चेहरे से नफ़रत ना हो सकी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया तो बिलाल उठकर बाहर चल दिया। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर मैं भी बाहर भागी तो देखा पुलिस ने बिलाल का गिरेबान पकड़ रखा था और उसके साथ गालम गलोच कर रहे थे। फिर वो उसको घसीटते हुए ले जाने लगे। मैं तड़प गई और बीच में पड़ी पुलिस ने मुझे भी इसके साथ गाड़ी में बिठाया और थाने ले गई। वहाँ पुलिस वालों ने मार मार कर बिलाल की हड्डियाँ तोड़ दी और ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया। इनके थप्पड़ और गाली गलौज मेरी रूह छिलने छल्ली कर रहे थे। पुलिस को ये लगा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से ये काम करके पैसे कमा रही हूँ, क्योंकि मैंने बिलाल के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ ना बोला था। मैं बोलना चाहती थी, मगर पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने मुझे रोक रखा था। शायद इसी को इश्क कहा जाता है या फिर पागलपन।
میں نہیں جانتی، مجھے لگا شاید مجھے میرا بلال واپس مل جائے گا۔ آخر کار غلطی کس کس سے نہیں ہوتی، بلال سے بھی ہو گئی۔ مگر اب وہ میرے پیار کو سمجھے گا، مگر میں ایک بار پھر دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑا کر لے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا اور مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں روز بلال کا انتظار کرتی رہی مگر وہ نہ آیا اور مجھے ایک بار پھر منہ کے بل گرنا پڑا۔ پولیس والے بھی مجھے اپنی ہوس کا شکار بناتے رہے۔ ایک ایک دن مجھ پر بھاری تھا۔ امی کی بہت یاد آتی۔ میں تو بے بس آنسو ہی بہاتی رہتی۔ آخر کار ایڑیاں رگڑتے 6 ماہ گزر ہی گئے اور میں آزاد ہو کر بھی آزاد نہ ہو سکی۔ میں ایک ایسی زنجیر میں جکڑ چکی تھی جس سے آزاد ہونا اب ناممکن تھا۔ یہ عزت موت سے بھی بڑھ کر تھی۔ میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بلال کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ایسے میں اس کے وہ گھٹن سے بھرا اپارٹمنٹ بھی میرے لیے غنیمت تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے بلال کو نہ دیکھا۔ اجنبی شہر تھا، میں گھر کا راستہ بھی نہ جانتی تھی۔ میں بے بس سڑک کنارے چلی جا رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ زندگی کتنا بے رحم اور تلخ ہے۔ امی کی، بہن بھائی اور ابو کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، پر اب گھر لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میری کشتیاں تو کب کی جل چکی تھیں۔ گرمی بہت تھی اور کچھ کھایا پیا نہ تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں کچھ دیر بیٹھ گئی۔ بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب احساس ہوا تھا کہ گھر میں بننے والی ایک وقت کی روٹی کتنا بڑی نعمت تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ سب مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ ان کے سب کے پاس گھر تھے۔ اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ جائیں گے اور میں آج احساس ہوا سر پر چھت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران ہو گئی تھی۔ میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا جیسے پوری دنیا خالی ہو چکی۔ آخر کار اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرا گئی تھی کہ ایک پل کو میرے سارے غم غلط پڑ گئے تھے۔ پتہ چلا تھا کہ ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ ایک دم سے مجھے بلال کی یاد آ گئی۔ یاد آیا کہ ہم دونوں نے اپنے پہلے بچے کو لے کر کیا کیا خواب سجائے تھے اور آج حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بچہ بھی میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو۔ سوچا کسی کا در کھٹکا کر مدد مانگ لوں، مگر بچے کو اکیلا یہاں چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی اور نہ ہی اسے بارش میں ساتھ لے جا سکتی تھی۔ وہیں بیٹھی بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی کہ میں نے محسوس کیا کہ بچہ سانس رک رک کر لے رہا ہے، شاید بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ اس کی کمر تھم تھمائی، اپنی طور سے پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں نہ چار میں بچے کو یہاں چھوڑے بھاگتے کسی کی مدد لینی دوڑی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔
मैं भागते हुए वहां पहुंची, तब तक कुत्ता उसकी टांग नोच चुका था। मैंने कुत्ते को भगाया, हर तरफ खून खून हो रहा था। बच्चा बुरी तरह रो रहा था। नहीं बता सकती इस वक्त मेरी हालत क्या थी। मैं इसको गोद में भर कर बैठी रही और बारिश थमने की दुआ मांग रही थी। बारिश तो ना थमी, मगर इस मासूम की सांसें थम गई। मैंने इसको अपनी गोद में सख्त महसूस किया तो मेरा हलक खुश्क होने लगा। वो बेबस इतना सी ही ज़िंदगी लेकर आया था। वो बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत ही बदकिस्मत था। इतना बदकिस्मत कि नमाज जनाजा भी इसको नसीब ना हुई। कमज़ोरी और निकात से यूं लगता जैसे अभी बेहोश हो जाऊंगी। मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। नहीं चाहती थी मेरे बच्चे की लाश को कुत्ता नोच खाए। इससे बेहतर मुझे यही लगा, और मैंने वहीं हाथों से एक छोटा खड्डा खोदा और इस नन्हे वजूद को, जिसको 9 माह अपने पेट में संभाल कर रखा था, मैंने जो मेरी पहली औलाद था, जिसने मुझे माँ बनाया था, कि खड्डे में डालकर दबा दिया। अब समझ आया, मैंने औलाद होकर अपने माँ बाप को तकलीफ़ दी, इसीलिए मुझे औलाद की शक्ल में इस कदर तकलीफ़ मिली। मुझे इतना तो पता था, इस बच्चे को उम्र भर नहीं भूल सकूंगी।